Hello everyone, my name is Sushmita and welcome to my YouTube channel that is Commerce Classes। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है, आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि ये हमारे इनकम टैक्स का पार्ट है और हमें रेजिडेंशियल स्टेटस जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जितनी भी एक पर्सन, एक इंडिविजुअल या एक कंपनी या पार्टनरशिप फर्म जितनी भी इनकम जनरेट करता है थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, उसको टैक्स पे करना पड़ता है असेसमेंट ईयर में। बट वो टैक्स किस हिसाब से पे करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस पे। कौन सी इनकम रेजिडेंट के अंडर आएगी, किस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, कौन सी ऐसी इनकम है जिस पे नॉन रेजिडेंट को पे करना पड़ेगा एक्सेट्रा। वो सारी चीज़ें हमारी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। क्लियर एवरीवन? अब देखते हैं हम रेजिडेंशियल स्टेटस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें हैं। दो कौन कौन से आप देख लो। एक तो फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, लोकल अथॉरिटीज़ एंड कंपनी। दूसरा हमारा क्या गिवन है, हमें क्या है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमने फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, लोकल अथॉरिटी या फिर कंपनी को जो हमने लिया है, हम इसको आगे फर्दर हमारा जो इनकम टैक्स है वो किस में डिवाइड करता है, सिर्फ और सिर्फ दो स्टेटस में, एक रेजिडेंट और दूसरा नॉन रेजिडेंट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। कोई डाउट तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में हम फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला कौन सा, हमारा रेजिडेंट, और दूसरा कौन सा, हमारा नॉन रेजिडेंट। क्लियर? बट अब इस रेजिडेंट को इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो पहला है हमारा। दूसरा हम किस में डिवाइड करेंगे, हम उसको रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर? मैंने जो आपको ये चार्ट बनाकर दिखाया, आई होप इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कई बार हमारे नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कंपनी को हम रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट में डिवाइड करते हैं या नहीं करते। तो आप इस चार्ट को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा, आपको अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ये चार्ट भी याद करके जाएंगे तो काफ़ी हद तक आई गेस आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। चलिए जी, अब हम आगे देखते हैं। हाँ जी, आगे हमारा क्या है, इंडिविजुअल के केस में हम कैसे करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस का जो सेक्शन है वो कौन सा है, सेक्शन 6। और इंडिविजुअल के कौन से हम यूज़ करते हैं, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। क्लियर? अगर वो पर्सन रेजिडेंट है तो उसे कोई दो कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो रेजिडेंट बनना चाहता है इंडिया का तो उसके पास दो कंडीशंस होनी चाहिए। दो कौन सी, या तो वो प्रीवियस ईयर में कितने दिन रह रुका हो, 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा, या फिर दूसरी चीज़ क्या कि वो इमिडिएटली प्रीवियस ईयर से पिछले भी जितने 4 साल थे उन चारों सालों में उसने कितना स्टे किया हो, आपका 365 डेज का टोटल स्टे, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, प्लस प्रीवियस ईयर में कितना स्टे किया हो उसने, 60 दिन का। अब सपोज़ कीजिए कि मैं ये चीज़ क्या कह रही हूँ, अभी आपका 2020 चल रहा है ना, तो वो कहना चाह रहा है कि 19-20 में तो उसको कितना रुकना है, 60 दिन। लेकिन 19-20 से पहले कितने आपके 4 साल काउंट करना स्टार्ट कीजिए। 19-20 से पहले वाले कौन कौन से हो गए आपके, एक 18-19, 17-18, 16-17 और एक 15-16। ये 4 साल में उसको टोटल मिनिमम कितना स्टे करना पड़ेगा, 365 डेज का। आई होप क्लियर। अगर आपको रेजिडेंट होना है तो पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को या एचयूएफ को क्या करना पड़ेगा, सबकी कंडीशन अलग अलग होती हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। इंडिविजुअल के केस में हमारे पास ये दो हमें गिवन है। इन दोनों कंडीशंस में कोई एक भी कंडीशन अगर एचयूएफ कंप्लीट कर लेता है ना, अगर वो पूरी कर देता है तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए, रेजिडेंट कहलाएगा। आई होप क्लियर। दोनों में से कोई एक कंडीशन को पूरा करना ज़रूरी है। क्लियर? चलिए जी, अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, अगर एक कोई इंडिविजुअल है उसे रेजिडेंट या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है, कौन सा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसके लिए क्या है, दो कंडीशंस है और दोनों ही क्या है, कंपलसरी हैं। दोनों ही कंडीशंस उसे पूरी करनी पड़ेंगी। अगर वो दोनों में से कोई एक भी नहीं कर पा रहा है या फिर दोनों ही नहीं कर पा रहे तो क्या कहलाएगा आपके लिए, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर? अब देखते हैं हमारी कंडीशंस कौन कौन सी हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं पूरी कर पाए तो क्या कहलाएगा आपका एनओआर। अगर वो पूरी कर देता है तो क्या कहलाएगा
ROR। क्लियर। अब कंडीशंस क्या क्या हैं, पिछले प्रीवियस ईयर जो आपका था ना, अब जैसे 2020-21 चल रहा है, 2021 चल रहा है अभी हमारा, तो 19-20 से लेकर पिछले जितने भी थे, प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उससे पिछले 10 साल थे, उन 10 सालों में से मिनिमम 2 ईयर्स वो क्या रहना चाहिए, आपका रेजिडेंट रहना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, प्रिसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, प्रिसीडिंग उससे पिछले वाले प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों, लगातार 7 सालों में कितने दिन रुका होना चाहिए, 730 दिन। कहाँ कहाँ पर, इंडिया में उसने स्टे किया होना चाहिए। क्लियर। अब स्टे करने के डेज कौन कौन से काउंट करोगे, अगर कोई फॉरेनर है तो वो जब इंडिया में आया था और जब वो इंडिया से बाहर गया है, तो आप दोनों डेज को क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। क्लियर। दोबारा से रिपीट करवाती हूँ, रेजिडेंट के केस में अगर किसी इंडिविजुअल को रेजिडेंट शो करना चाहता है तो हमारे पास 2 कंडीशन है। पहली कौन सी, प्रीवियस ईयर में 182 डेज, और दूसरी कंडीशन क्या है कि पिछले 4 सालों में उसने 365, मिनिमम 365 डेज का स्टे किया होना चाहिए, प्लस आपका जो प्रीवियस ईयर उसमें कितना, 60 डेज का। क्लियर। और ROR उसे बनने के लिए एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। वो एडिशनल कंडीशंस आपकी क्या कहती हैं कि पिछले 10 सालों में से मिनिमम 2 ईयर्स उसे क्या बनाना है, मिनिमम 2 ईयर्स को क्या बनाएगा, वो अपना रेजिडेंट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है आपकी, पिछले 7 सालों में उसका टोटल स्टे कितना होना चाहिए, 730 डेज। आई होप यहाँ तक क्लियर। कोई डाउट तो प्लीज़ पूछिएगा। अब एक क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको। ब्रेटली है, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, वो इंडिया को विजिट करता है हर फाइनेंशियल ईयर में, 100 दिन रुकता है वो इंडिया में, और ये पिछले 10 सालों से वो ये काम कर रहा है। अब हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बनाना है, किसके लिए, 2020-21 के लिए। क्लियर। अब देखते हैं अब हम, हाँ जी, अब इसका सोल्यूशन देखिए आप। पिछले साल वो कितने दिन रुका, 100 डेज, मतलब 60 डेज वाली कंडीशन पूरी कर दी, 182 डेज की कंडीशन उसने पूरी नहीं की। अब पिछले 4 सालों में कितना रुका होगा वो, कहाँ कितना रुका है वो आपका, 400 डेज ही रुका। अगर वो 400 डेज ही रुकता है, मतलब उसे कितना मिनिमम रुकना था, 365 डेज रुकना था, पर वो स्टे कितना किया, 400 डेज। इट मीन्स कि वो रेजिडेंट तो हो गया, क्योंकि उसने एक बेसिक कंडीशन को हमारा पूरा किया है। 60 दिन की वाली कंडीशन प्लस 365 दिन की कंडीशन, दूसरी कंडीशन पूरी की, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, रेजिडेंट। अब हम क्या चेक करेंगे, एडिशनल कंडीशन। अब एडिशनल कंडीशन के लिए आपको 2 चेक करनी पड़ेगी। अब एक बात बताइए, पिछले 10 सालों में तो रेजिडेंट तो ऑब्वियसली चीज़ हो गया, इस साल के लिए रेजिडेंट हो गया, हर साल के लिए कंडीशन सेम रहेगी, क्योंकि मिनिमम 2 बोला है ना उसने, तो आपके कोई भी 2 ईयर्स के लिए वो क्या रहेगा, रेजिडेंट तो ऑब्वियसली चीज़ है, क्योंकि वो पिछले प्रीवियस 4 ईयर्स में हर रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, 400 डेज का स्टे करेगा, क्योंकि वो हर साल 100 दिन रुकता है। तो पहली एडिशनल कंडीशन तो वो पूरी कर रहा है। दूसरी की बात करें, पिछले 7 सालों में वो कितना रुका होगा, 700 ही दिन, क्योंकि हर एक दिन, हर एक साल वो कितना रुक रहा है, सिर्फ और सिर्फ 100 दिन रुक रहा है, तो 7 साल में कितना, 700 डेज। क्लियर। अब वो पिछले 7 सालों की कंडीशंस को पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पिछले 7 सालों में उसे कितना रुकना चाहिए था, 730 डेज रुकना चाहिए था। एडिशनल कंडीशन उसको दोनों पूरी करनी थी, बट उसने कितनी की है, सिर्फ एक ही पूरी की है। इट मीन्स कि वो हमारा ROR नहीं है, इट मीन्स वो रेजिडेंट एंड ऑर्डनरी रेजिडेंट नहीं है। वो क्या कहलाएगा हमारा, नॉट एन ऑर्डनरी रेजिडेंट। क्लियर। आई होप क्लियर। कोई डाउट तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा हमसे। अब इस कंडीशंस के कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं। उन एग्जाम्पशंस में क्या कहता है कि आपको जो आपकी रेजिडेंट की 2 बेसिक कंडीशंस थी, उसमें से सिर्फ एक को पूरा करना है, और वो कौन सी, 182 डेज वाली कंडीशंस को उसे क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। अब ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें हम 182 डेज वाली कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। पहला तो कोई इंडिविजुअल सिटीज़न है जो इंडिया को छोड़ता है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक क्रू मेंबर है, वो शिप में काम करता है। दूसरी कंडीशन, अगर कोई इंडियन सिटीज़न है, वो इंडियन ओरिजिन का है, मतलब उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया या तो वहाँ पे जन्मे थे या रहे थे, तो उस केस में क्या होगा, वो इंडियन ओरिजिन का कहलाएगा। और वो इंडिया के बाहर है किसी एम्प्लॉयमेंट की वजह से, किसी बिजनेस, किसी प्रोफेशन या किसी और चीज़ की वजह से, लेकिन वो इंडिया में विजिट करता है ड्यूरिंग द
रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, अगर वो रेजिडेंट आपको देखना है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, इन दोनों केसेस में आपको क्या चेक करना पड़ेगा, सिर्फ पहली वाली बेसिक कंडीशन वो कौन सी थी, 182 डेज वाली को अगर ये दोनों पर्सन्स कंप्लीट करते हैं तो ही वो रेजिडेंट कहलाएंगे। इनके लिए हम दूसरी कंडीशन को चेक नहीं करेंगे, ये हमारा इनकम टैक्स कहता है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ के केस में क्या होगा, एक एचयूएफ तभी रेजिडेंट कहलाएगी इंडिया में जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होगा, पूरा का पूरा या तो इंडिया में, होली एंड पार्टली इन इंडिया। क्लियर? दो ही कंडीशन है, या तो होली और दूसरा कौन सा, पार्टली इन इंडिया। क्लियर? अगर वो कंप्लीटली इंडिया के बाहर है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंप्लीटली इंडिया के बाहर है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट। क्लियर? अब एचयूएफ को चेक करने के लिए कि वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है, एनओआर या आरओआर है या नहीं है, तो उसके लिए स्पेशल फिर से उसे दो कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। अब क्योंकि एचयूएफ एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसका जो मेन पर्सन है हम उसे क्या बोलते हैं, कर्ता। अब हम क्या करेंगे, कर्ता की कंडीशंस को चेक करेंगे, क्योंकि कर्ता ही है जिसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एचयूएफ की। हम उसकी एडिशनल कंडीशंस को चेक करेंगे। एडिशनल कंडीशंस कौन सी, एक बार आप देख लीजिए। एडिशनल कंडीशंस को अगर वो सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो आरओआर कहलाएगा, दैट इज रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर नहीं पूरी की तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए, नॉन रेजिडेंट। और अगर कर्ता एनओआर हो गया तो आपका एचयूएफ भी क्या होगा, रेजिडेंट एंड नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब देखिए हमारी यहाँ पे दो एडिशनल कंडीशंस कौन सी थी, सेम ही है। पिछले 10 सालों में किन्हीं भी 2 ईयर्स के, कुछ कोई भी 2 ईयर्स में वो क्या 2 ईयर्स में क्या रहा हो, रेजिडेंट रहा हो। दूसरी कौन सी एडिशनल कंडीशन कौन सी है कि पिछले 7 सालों में कर्ता का स्टे कितना है, 730 दिन का अगर स्टे है, 730 डेज का अगर स्टे है, तो कर्ता क्या हुआ आपका, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर आपका कर्ता रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर कहलाता है तो ऑटोमेटिकली आपका एचयूएफ क्या कहलाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब हमें कुछ एग्जाम्पशंस को चेक करना है, कुछ नोट्स हमने बनाए थे, वो कौन कौन से हैं। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हम किस चीज़ की बात करें, सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात करें, ना कि हम डे टू डे बिजनेस की बात करें। दिन भर जो सर्वेंट आपके एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं एचयूएफ में, हम उनकी बात नहीं करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप काम इंडिया में कर रहे हो, आपका डेली बिजनेस कहाँ पे चल रहा है, इंडिया में, पर आप उसका कंट्रोल कहीं बाहर से कर रहे हो, कंट्रोल आप सिंगापुर से करो, कंट्रोल आप श्रीलंका से कर रहे हो, तो वो आपका एचयूएफ कभी भी रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। बट एक चीज़ ये भी तो हो सकती है ना कि आपका जो डे टू डे बिजनेस है वो कहाँ पे है, श्रीलंका में है, लेकिन आप कंट्रोल कहाँ से कर रहे हो, इंडिया में बैठकर आप कंट्रोल कर रहे हो, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी जिसके पास है वो कहाँ है, इंडिया में है। अगर ऐसा है तो भी आपका जो एचयूएफ होगा वो आपके लिए क्या कहलाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा। हमने एचयूएफ की एडिशनल कंडीशंस भी पढ़ी कि वो कौन चेक, किसकी चेक करेंगे, हम कर्ता की चेक करेंगे। और ये याद रखना, होली एंड पार्टली वाला केस जो रेजिडेंट स्टेटस के अंदर है, जो आप कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का जो आप होली और पार्टली का जो कंडीशंस पढ़ते हैं वो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, याद रखकर जाइएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। प्लीज़ कोई डाउट है तो पूछिएगा हमसे कमेंट सेक्शन में। आपके सजेशंस भी आर ऑल्सो वेलकम। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और हम नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हम कल फिर से मिलेंगे। ओके जी, बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई